उनसे कहे जो रहे बेखबर, कि कौन उनसे कहे जो रहे बेखबर, याद में हम तुम्हारी जगे रात भर, याद में हम तुम्हारी जगे रात भर। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी वाला में। दोस्तों ये जो लाइन है ये हम सभी के अपने करियर को लेकर के है कि कौन उनसे कहे जो रहे बेखबर। ये अपना करियर, अपनी एग्ज़ाम्स जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, हो नौकरी जिसके हम सपने देख रहे हैं, वो तो हमसे बेखबर हैं। लेकिन अगली लाइन में क्या बढ़िया लाइन है कि याद में हम तुम्हारी जगह रात भर। हम सभी लोग उसी याद में रात भर जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। ये बढ़िया सा गाना अच्छा सा लगा इसलिए आपको सुना दिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता तक में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, जिसमें हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा था। आज कंटिन्यू करते हैं मोहनजोदड़ो को, और मोहनजोदड़ो से स्टार्ट करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखे चलते हैं। तो सिंधी में यानी कि जो सिंधी भाषा है इसमें इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यह सिंध के लरकाना ज़िले में है। कहाँ पे? सिंध के लरकाना ज़िले में है और सिंधु नदी तट पर स्थित। इसकी सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यह है सिंध के लरकाना ज़िले में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। यह किस नदी के तट पर है? तो ये सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं और उसके ये उत्तर रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। यानी कि मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी के उपयोग के लिए बना हो, उसे कहते हैं सार्वजनिक। ठीक, तो जो सार्वजनिक स्थल है वो है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। दुर्ग के टीले के पास में इसका जलाशय का मतलब कि वही जो स्नानागार का है वो तालाब या जलाशय उसको कह सकते हैं। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यानी इसकी लंबाई जो है वो 11.88 मीटर है, चौड़ाई इसकी 7.01 मीटर है और गहराई इसकी 2.43 मीटर है। ये इसके बारे में दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की कर रहे हैं तो इसमें इतना लंबाई चौड़ाई मायने नहीं रखता है। लेकिन यदि आप कमीशन लेवल पे किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीलिम्स के लिए भी, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। धर्मानुष्ठान का मतलब कि जब भी कोई धार्मिक कार्य होता था तो वहाँ पे सामूहिक रूप से सभी स्नान करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा विशाल स्नानागार इसी कार्य के लिए यूज होता रहा होगा। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। मार्शल यानी कि जो मार्शल साहब इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे विश्व का उस समय का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, क्योंकि उस समय की स्थिति, उस समय की परिस्थिति को देखते हैं तो वास्तव में एक आश्चर्यजनक निर्माण ही था। अगला इसका जो पॉइंट है वो है विशाल अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है गोदाम, यानी कि जहाँ पे अनाज को रखा जाता है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो है 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी। ये इसका विशाल अन्नागार है, यानी कि यहाँ पे अनाज को रखा जाता था और ऐसा माना जाता है कि ये पब्लिक यूज़ के लिए ये रखा जाता था। यानी कि एक जगह पे इकट्ठा किया जाता था अनाज, ज़रूरत पड़ने के बाद लोगों को बांटा जाता था, ऐसा माना जाता है। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था।
पॉइंट ये है फ्रेंड्स, इसको समझिए कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली सड़कें जो थी, यानी कि जो सड़कें बनी हुई थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी, यानी कि समांतर थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी कुछ इस प्रकार से। जैसे एक लोग दूसरे को काट रही तो यहाँ पे ये समकोण बन रहा, यहाँ पे समकोण बन रहा, यहाँ पे बन रहा और यहाँ पे बन रहा। इसे हर एक रोड पे देखेंगे तो वो जो दूसरा सड़क होती थी उससे समकोण पर काटती थी, यानी कि एकदम सीधे सीधे सड़कें बनी हुई होती थी। और इसी के हिसाब से देखा जाए तो जो नगर होता था वो नगर भी लगभग समान आकार वाले खंडों में होता था, यानी कि जैसी बात की जाए तो इस खंड की लगभग ये बराबर होगा, ये वाला खंड जो होता था वो भी बराबर होता था। जितने भी खंड होते थे, यानी कि जो जिसे हम लोग आज के टाइम के लिए कहते हैं प्लॉटिंग, तो वो लगभग बराबर आकार के ही होते थे। क्लियर है। अब फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो इतिहास है, जहाँ की चीज़ें हमको अभी स्क्रिप्टिंग पढ़ी नहीं जा सकी है, हम इसको एक अनुमान के तौर पे कहते हैं, तो ऐसा हम इसको मानते हैं कि ऐसा होता रहा होगा। ये कंफर्म रूप से नहीं कर सकते हाँ ऐसा ही होता था, इसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा होता रहा होगा। बट जो हमको साक्ष्य मिले, जैसे सड़कों का साक्ष्य मिला, तो ये हमको इस बात का पुख्ता सबूत मिल गया हाँ ये ऐसा ही था। ठीक है। जैसे स्नानागार के बारे में यहाँ पे लिखा गया कि ये एक सार्वजनिक था और ऐसा माना जाता था कि ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए यूज होता था। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए यूज होता था, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें हमको साक्ष्य के रूप में मिलेंगी, सबूत के रूप में मिलेंगी, उसे हम 100% सही मानेंगे हाँ ये चीज़ ऐसी ही होती थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में देख लेते हैं। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक का मतलब ही हम लोगों ने समझा हुआ था लास्ट वीडियो में भी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि राजतंत्र जहाँ पे राजा का शासन चले वो राजतंत्र होता है, और जहाँ पे जनता का शासन हो उसे लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं। तो जो यहाँ की शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी, और यहाँ के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान ही थी। जिस तरीके से हड़प्पा में रक्षा किया जाता था, रक्षा प्रणाली थी, वैसे ही यहाँ पे विकसित थी, और इनमें एक सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई पड़ते थे। यानी कि एक नगर को पूरे सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया, सुनियोजित तरीके से बनाया गया, तो इसके जितने भी लक्षण होने चाहिए थे वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यानी कि जो मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित जो दुर्ग है, यानी कि जो दुर्ग है उसमें एक टीला है जिसे स्तूप टीला कहा जाता है, और इसका निर्माण कुषाण शासकों ने करवाया था, यानी कि इस स्तूप का निर्माण वहाँ पे करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में है महाविद्यालय का भवन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा कि महाविद्यालय भवन कहाँ पे अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, यानी कि जिसे हम ये कहते हैं कि कांसे की वो नर्तकी की मूर्ति, जो डांसिंग डॉल या डांसिंग वोमेन बोली जाती है, गर्ल बोली जाती है, उसकी मूर्ति। पुजारी यानी कि योगी की मूर्ति। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति। अब दोस्त देखो, जैसा कि हमने समझाया कि ये हम कंफर्म रूप से यहाँ पे नहीं कर सकते, पशुपतिनाथ या शिव नाम क्या था ये तो हम अभी पूरे श्योर तरीके से नहीं कर सकते। हाँ ये मानते हैं कि पशुपतिनाथ रहे होंगे, चूँकि उनके आसपास में जितने भी थे सभी पशु बने हुए थे चित्र के आसपास में, तो इससे इनको पशुपतिनाथ माना गया, और पशुपतिनाथ से इनको अंदाजा लगाया गया कि ये शिव का ही रूप रहे होंगे। कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, ये सभी चीज़ें मिली हुई हैं हमको मोहनजोदड़ो से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। हाथी का कपालखंड कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। गले हुए तांबे का ढेर कहाँ पे मिला हुआ, तो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। सीपी की बनी हुई पटरी कहाँ पे है, तो वो मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको, और यदि वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्त यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है और उम्मीद जगती है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा तो इसके बदले में मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और अगला जो सिंधु घाटी का अगला जो क्षेत्र है वो है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो जो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी खोज किसने की थी, तो एमजी मजूमदार जी ने की थी। कब किया था, 1931 में किया था। 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया। अब प्रश्न यहाँ पे दो तरीके से पूछेगा कि चन्हुदड़ो की खोज किसने की थी। तो चन्हुदड़ो की खोज की थी एमजी मजूमदार साहब ने। इसका उत्खनन किसने कराया था, तो इसका उत्खनन कराया था मैके साहब ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झोकर संस्कृत और झांगर संस्कृत कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यानी कि सैंधव संस्कृत में यहाँ प्राक हड़प्पा की संस्कृत मिली है, जिसे झोकर और झागर संस्कृत के नाम से जाना जाता है। ये यूपीएससी में पूछा गया था कि झोकर और झागर संस्कृति कहाँ से मिलती जुलती संस्कृति है। तो ये हड़प्पा संस्कृत की है या सैंधव संस्कृत की ही हिस्सा है। यह यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से की जाती है, यहाँ मन के सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। इसलिए इस बात की पुष्टि की जाती है कि यहाँ के जो कारीगर थे वो बहुत ही कुशल थे। अगला है यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी। अलंकृत का मतलब कि सजाए गए खिलौने एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि, ये यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष हैं। इनमें से कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन में, जिसे पूछा जा सकता है कि लिपस्टिक के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। चूँकि जो एग्जामिनर हैं वो इस समय एग्ज़ाम जो लेने वाले हैं वो थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, और कन्फ्यूजन के साथ ही साथ में कुछ घुमा करके क्वेश्चंस को पूछा जाए। यदि आपसे पूछेंगे कि अलंकृत हाथी, तो आपको याद रहेगा कि चन्हुदड़ो में ये पाया गया था। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए लिपस्टिक, तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज होंगे कि क्या यहीं पे था कि कहीं और तो नहीं था। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत विशेष आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि चन्हुदड़ो एकमात्र पुरस्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, तो वो है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। चन्हुदड़ो में से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ से झोकर झागर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, यानी कि यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं मिला है और झोकर झागर संस्कृत के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप कि चन्हुदड़ो से जो इतने फैक्ट कवर किए गए ये आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पुरातात्विक स्थल को देखते हैं, जो है लोथल। और ये अहमदाबाद जिले के गुजरात के सारागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल कहाँ पे है, भोगवा नदी के तट पर है। ये पहला प्रश्न बनेगा। कहाँ पे है, तो अहमदाबाद जिले यानी कि गुजरात के अहमदाबाद के सरागवाला गांव में स्थित है। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। कब, 1957 में किसने खोज की थी, डॉक्टर SR राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एरिया के एक व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि सागर तट से इससे पश्चिमी एशिया के लिए व्यापार होता था, तो यहाँ पे एक पोर्ट यानी कि बंदरगाह था। लोथल से मिले एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर के सड़क की ओर खुलता था। ये इंपॉर्टेंट बात है। चूँकि अभी तक में जितने भी हमको देखने को मिले उसमें ये मिलते हैं कि जो दरवाजे खुलते थे वो अंदर की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ में दरवाजे नहीं खुलते थे। उत्खनन से लोथल की जो नगर योजना अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई हैं, उनमें लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे पूछा जा सकता है कि लघु हड़प्पा या दूसरा मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, तो वो लोथल को कहते हैं। फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। यानी कि फारस की मुद्रा या सील यहाँ पे मिली हुई है और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र यानी कि कुछ बर्तन जैसे आकार के चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसलिए माना जाता है कि लोथल जो है वो सिंधु काल का ऐसा स्थान रहा है जो सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधि का केंद्र था। क्योंकि यहाँ पे जो थी ये एरिया जो था
सागर के तट पे था और यहाँ पे एशिया सबसे प्रमुख बंदरगाह था, तो इससे बात से ये पुष्टि हो जाती है कि हाँ यहाँ पे जो है वो व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती रही होंगी। अगला पॉइंट ये डिस्कस करें तो वह है लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ के नगर उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ के बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने थे। तो ये है कि लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे यानी कि रक्षा दीवालों से घिरे हुए थे और यहाँ के नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। ये इंपॉर्टेंट है, नगर के उत्तर में बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। इंडस्ट्रियल एरिया थे वो साउथ में थे और जो मार्केट प्लेस था वो नॉर्थ में था। किसके? लोथल के। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ के बाजार में शंख के कार्य करने वाले दस्तकार और ताम्रकर्मी के कारखाने थे। लोथल के सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड है। जहाज़ों की गोदी का मतलब या डॉकयार्ड का मतलब कि जहाँ पे जहाज़ों को, पानी वाले जहाज़ों को जहाँ पे खड़ा किया जाता है उसे डॉकयार्ड बोलते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं जहाज़ों की गोदी। यह लोथल के पूर्व खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो तालाब था लेकिन पक्की ईंटों का बनाया गया था जहाँ पे जहाज़ों को खड़ा किया जाता था। यहाँ से प्राप्त अवशेष प्रमुख है बंदरगाह, धान यानी कि चावल के साक्ष्य जो कि लोथल से मिले हैं और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर और लोहे की लघु मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ यानी कि एक साथ में 3 लोगों को एक ही जगह पे दफनाया गया है। इस तरीके के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से मिलने वाले अवशेष कौन कौन से हैं। अब दोस्तों मैं इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ कि एक फ्रेंड ने कहा था कि बहुत तेज़ी से आप पढ़ाते हैं, चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, तो थोड़ा मैं अपने जो बोलने की गति है उसको मैं थोड़ा सा धीमे ही रख रहा हूँ। यदि आप इस पर बोरिंग आपको फील हो तो थोड़ा सा जो प्ले स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप वीडियो तेज़ी से देख पाएंगे और आवाज़ उतनी वैसी आवाज़ आपको मिल पाएगी। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि है हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, उपकरण, मोहरे, वाट यानी कि वाट नहीं बाट जो हम लोग तौलने के लिए यूज़ करते हैं बाट, वैसे यहाँ पे और माप तथा पाषाण उपकरण यानी कि पत्थर के उपकरण, ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। अगला जो प्लेस है वो है कालीबंगा या कालीबंगन भी इसे कहा जाता है। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस प्राक हड़प्पा पुरस्थल की खोज सर्वप्रथम ए घोष ने 1953 में की थी। तो खोज किसने की थी? ए घोष साहब ने 1953 में किया था। कालीबंगन में प्राक सिंधु संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है। जुते हुए खेत का मतलब कि जो खेत की जुताई की गई थी उसका साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ का है। कालीबंगन में किलेबंद पश्चिमी टीले के 2 पृथक पृथक किंतु परस्पर संबंध है खंड हैं। एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए बना हुआ था, तो वहीं दूसरा अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए जिस पे शिखर या हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। इस स्थल के पश्चिम में कब्रिस्तान है। तो ऐसा माना जाता है कि जो दूसरा है ऊंचे ऊंचे जिस पे चबूतरे बने हुए थे ये हवन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था और इसी के पश्चिम दिशा में यानी कि इस स्थल के पश्चिम तरफ में कब्रिस्तान स्थित है। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल में जो कब्रिस्तान है वो पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वो कालीबंगन। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे, इसके विपरीत मोहनजोदड़ो के घर अधिकांशतः पक्की ईंटों के बने हुए थे। कालीबंगन में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली भी नहीं थी और यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हुए हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड परवर्ती हड़प्पा सांस्कृतिक युग में भी प्रयुक्त किए जाते हैं और यहाँ किए गए उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है। कौन कौन से 5 स्तर हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। शेलखड़ी की मोहरें एवं मिट्टी की छोटी मोहरें सिले महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुएं थी जिसके वर्ण हड़प्पा कालीन लिपि के समान है, यानी कि जो इसकी अक्षर इस पे लिखे गए हैं या उकेरे गए हैं वो हड़प्पा कालीन लिपि के समान मिलते जुलते पाए गए हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों की बात की जाए तो यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बेलनाकार मोहरें, हल के निशान यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड या अग्निकुंड,
अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि ये यहाँ के प्रमुख अवशेष हैं। कालीबंगन में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। ये 3 प्रमाण मिले हैं कि 3 तरीके से वहाँ पे शव का अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, यानी अंतिम संस्कार किया जाता था। अगला जो पुरातात्विक स्थल है वो है बनवाली या बनावली भी से कहा जाता है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज आर.एस. बिष्ट साहब ने 1973 में की थी। यह कालीबंगन की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं, एक प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन के दर्शन यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि यहाँ की 2 तरह की संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। बनवाली में जल निकास प्रणाली, जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, का अभाव था, यानी कि यहाँ पे जल निकास प्रणाली उस तरीके से देखने को नहीं मिलती है। बनवाली से प्राप्त भौतिक अवशेष काफ़ी समृद्ध हैं। यहाँ से सिंधुकालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, शेलखड़ी के अनेक मोहरे और सिंधु सभ्यता कालीन विशिष्ट लिपि से युक्त मिट्टी की पकाई गई कुछ मोहरे मिलती हैं। और यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेष प्रमुख है, जैसे हल की आकृति यानी कि खिलौने के रूप में, तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कें, नालियों के अवशेष, मनके, मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ और तांबे के वाणाग्र, मनुष्यों एवं पशुओं की मूर्तियाँ, चर्ट के फलक, सेलखड़ी एवं पकी पकाई मिट्टी की मोहरे आदि ये यहाँ के कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक की बात आज रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शुरकोटदा को और रंगपुर को देखेंगे, साथ ही साथ में कोरदेजी, यानी कि जो भी अवशेष बच रहे हैं उन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी देख लेते हैं कि प्रमुख नगर और वो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, रोपड़ सतलज नदी के तट पे है, मांडा चिनाब नदी के, कालीबंगन घग्गर नदी यानी कि प्राचीन सरस्वती जिसे कहा जाता है, एवं दृश्यदती कहा जाता है, यानी कि जो अदृश्य हो गई, लोथल भगवान नदी पे, और शुद्ध कांगेडोर जो है वो दास्क नदी के तट पर है, और बालाकोट जो है वो बिंदार नदी यानी कि अरब सागर के तट पे है, और सातका कोह जो है वो शादीकौर यानी कि अरब सागर नदी के तट पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, रंगपुर मादर नदी के तट पर है, वहीं कोटदीजी जो है वो सिंधु नदी के तट पर है, और बनावली जो है वो प्राचीन सरस्वती नदी के तट पे है, और चौंदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट में बस यही कहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।